बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है वो है प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन बॉडी। ठीक है, अब ये भी आपका जो है जो हम डिफरेंट प्रोसेसेस आगे स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो उन सब में आपके पास जितने भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी में एटीपी जनरेशन के लिए जो है बेसिकली सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। आपके जो लार्जर फूड स्टफ़ आप इनटेक करते हैं वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉलर फूड स्टफ्स। ठीक है, और जब आपके पास एक लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे हमेशा एनर्जी आपके पास रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो ग्लूकोज है वो बेसिकली जो है ब्रेक डाउन होती है उसकी, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। ठीक है, सो आपके पास ग्लूकोज जो था दैट वाज अ लार्जर मॉलिक्यूल, वेयर एज पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड आपके पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस होल डिग्रेडेशन प्रोसेस वेरियस स्टेप्स जो उसके इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके पास हर एक स्टेप में जो है वो एनर्जी कहीं ना कहीं जनरेट हो रही होती है, और अल्टीमेटली बॉडी ने एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर करनी है दैट इज़ ATP। ठीक है, क्योंकि ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। सो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इसी तरफ चाहेंगे कि जो फूड की डिग्रेडेशन है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, और जो एनर्जी वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको फिर कहीं ना कहीं बॉडी में जो है वो यूटिलाइज़ किया जाए, स्टोर किया जाए। तो आपके पास जब कोई भी फूड स्टफ़ ब्रेक होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगी उन बॉन्ड की, उतनी ही आपके पास एनर्जी रिलीज़ होगी, या आपके पास जो एनर्जी होती है इक्वलेंट टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी आपके पास जो दो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसके इक्वल जो है एनर्जी रिलीज़ होती है वंस आपके पास एक लार्जर फूड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू इट्स स्मॉलर बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर आप जो है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को जो है वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड, तो आपके पास जो है वो राउंड अबाउट 4 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट जनरेट होती है। सिमिलरली अगर लिपिड्स की आप डिग्रेडेशन करेंगे तो उससे आपके पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेट होगी। सिमिलरली प्रोटीन जो है उसकी भी आप अगर डिग्रेडेशन करेंगे तो उससे भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है आपके पास जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। अब ये तो होगी एनर्जी रिलीज़। एनर्जी रिलीज़ कब होगी, जब आपके पास एक लार्जर फूड मॉलिक्यूल किसी स्मॉलर फूड प्रोडक्ट में जो है वो चेंज होगा, और आपके पास वो जो बॉन्ड्स बेसिकली ब्रेक होंगे, उन बॉन्ड्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्विवेलेंट आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। ये तो था एनर्जी की प्रोडक्शन का फिनोमेना। ठीक है, प्रोडक्शन का फिनोमेना ये हो गया। उसके बाद यूटिलाइजेशन जो होती है उसमें आपके पास जो है वो समवॉट इंस्टेंट यूटिलाइजेशन भी होती है। कभी कभार आपके पास जो है बॉडी में रिजर्व में भी मटेरियल चला जाता है। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन जब होती है तो उससे आपको इंस्टेंटली एक एनर्जी प्रोवाइड होती है, और जो एक्सेसिव ग्लूकोज आप ले लेते हैं वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो लिवर में स्टोर हो जाएगा, मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, और व्हेन एवर योर बॉडी नीड्स दैट, वो जो आपका ग्लाइकोजन है वो दोबारा से जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और दोबारा से एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज़ स्टोरेज। अब हम आ जाते हैं कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, प्रोडक्शन होगी उसकी, ठीक है, यूटिलाइजेशन भी होगी, डिफरेंट बॉडी जो प्रोसेसेस है मेटाबॉलिज्म उसको सस्टेन करने के लिए है। अब हम आ जाते हैं कि स्टोरेज आप कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो फूड्स जो है फूड इनटेक नहीं हो रहा होता। ठीक है, आप हर वक्त तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते, हर वक्त प्रोटीन सोर्स आप नहीं ले रहे होते। दिन में अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो जो रेस्ट ऑफ द आवर्स हैं उसमें आपको जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, डेफिनेटली ये इसके लिए कोई एनर्जी रिजर्वेशन का कोई सिस्टम होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाए और आपको जो है टाइम टू टाइम जो है वो उसकी एनर्जी की जो है वो डिलीवरी होती रहे। तो उसके लिए आपकी बॉडी क्या करती है कि जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बेसिकली कन्वर्ट कर देती है इनटू हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। ठीक है, दैट इज़ नोन एज ATP। ATP बेसिकली स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। और बॉडी जो है वो जब उसको नीड होती है तो ये ATP जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ATP की स्टोरेज जो है वो मेन जो है काम है, क्योंकि ATP की प्रोडक्शन तो साइमल्टेनियसली जब आपका कोई भी जो प्रोसेस हो रहा होता है इसके दरमियान हो रही होती है, लेकिन वो जो ATP बार बार जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो कैसे होगा, उसकी स्टोरेज कैसे होगी, उसकी तरफ हम आते हैं। अब हमारे पास इसके लिए जो है 2 कपलिंग स्कीम इसको हम कहते हैं, या हम कहते हैं कपल्ड फिनोमेना, एक हम टर्म यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द स्टोरेज ऑफ ATP।
तो उसमें आपके पास आ जाते हैं जी, एक आ जाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दूसरी आ जाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये दोनों मेथड्स हैं फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। इन दोनों में जो आपके पास ये कपल्ड फिनोमेना है, इनके रिज़ल्ट में एटीपी ने जनरेट होना है, लेकिन दोनों का मैकेनिज़्म जो है समवॉट जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपके पास एटीपी जनरेशन का ही एक मेथड है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आपके पास डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होती है। यानी आपकी बॉडी में एटीपी जनरेट करने के डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक तो आ जाता है डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास जो एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसकी अगर डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन कर दी जाए, उसको एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया जाए, तो वो चेंज हो जाता है इनटू एटीपी, ठीक है। ये भी एक सोर्स है एटीपी जनरेशन का। सिमिलरली आपको याद हो तो हमने कुछ कोएंजाइम्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमने एनएडी पढ़ा था और एक हमने एफएडी पढ़ा था, ठीक है। सो आपके पास जो एनएडी और एफएडी हैं, ये भी एक्ट कर रहे होते हैं एज सोर्स ऑफ एटीपी। सो आपका जो 1 मोल NADPH है, ठीक है, वो जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे आपके पास 3 ATPs जनरेट होंगे। सिमिलरली आपका FADH2 जो है, FAD जो मॉलिक्यूल है, उसकी अगर आप डिग्रेडेशन करेंगे तो उससे आपके पास क्या होगा कि 2 ATPs जो है वो जनरेट होंगे। लेकिन वो आपके पास जो है वो भी ATP ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन के थ्रू नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट मोड्स आप कह सकते हैं एटीपी जनरेशन के हैं बॉडी के अंदर। तो जब आपके पास डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होती है एडीपी की, यानी आपके पास जो एडीपी का मॉलिक्यूल है वो किसी भी सबस्ट्रेट से डायरेक्टली एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटीपी, तो ये आपके पास एग्जांपल है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। और अगर थ्रू सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपके पास जो है वो एटीपी जनरेट होता है, यानी आप कहते हैं कि जो आपके एनएडी हैं या एफएडी, इनसे जो आपके पास जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जांपल्स होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो आपके पास द बायोलॉजिकल रेडॉक्स सिस्टम ऑपरेट्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कैरियर्स। द प्राइमरी कैरियर रिमूव्स द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विच इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। ये जो कपलिंग होती है ऑफ फॉस्फोराइलेशन एट प्राइमरी लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन। अभी हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व है, कहाँ पे आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व है। ये भी आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसमें 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड चेंज हो जाता है इंटू 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। सिमिलरली ये फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड चेंज हो जाता है इंटू इनोल पायरोविक एसिड। ये जो 2 आपके पास एग्जांपल्स हैं ये ग्लाइकोलिसिस से ली गई हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में ये आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट एटीपी की जनरेशन जो है वो होती है सबस्ट्रेट लेवल पे, ठीक है। बाकी आपके पास ग्लाइकोलिसिस में भी ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टेप्स में आपके एनएडी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एफएडी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो उनकी जो है डिग्रेडेशन से भी एटीपी जनरेट हो रही होगी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक जो प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व होगी या उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी। एक ही जो आपकी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स में सबस्ट्रेट लेवल भी हो रही होगी, ऑक्सीडेटिव भी हो रही होगी। तो ये कपल्ड फिनोमेना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस जहाँ पे सूटेबल होती है। इन दोनों में से कोई भी जो आपका जो एक्शन है वो सूटेबल हो वो वहाँ पे होता है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एडीपी विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अकम्पनीड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। मैं जो हूँ स्विच करती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, वहाँ आपको बताती हूँ कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।